दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में अपने एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हूं, जहां हम चर्चा करने वाले हैं ध्वनि से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को। जी हां दोस्तों, ध्वनि यानी साउंड से इसके पहले देखिए हम लोग तरंग यानी वेव के बारे में पढ़ा जा रहा था। तरंग के बारे में विस्तार से मैंने पढ़ाया। अब आगे की क्लास में हम लोग ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। ध्वनि से संबंधित तमाम सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। स्क्रीन पर आपको कई सारे सवाल नजर आ रहे होंगे। इन्हीं सवालों का जवाब आज मैं अपनी कक्षा में आपको देने वाला हूं। आज ये हमारा जो लेक्चर है 481 नंबर का लेक्चर है। फिजिक्स की आज हमारी 26 नंबर की क्लास है और आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 14,430 सवाल आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवालों को और पढ़ना आरंभ करते हैं। यदि आपको भरोसा हो कि नितिन सर अच्छा पढ़ाते हैं, कंटेंट की क्लास होती है इनके में क्लास में मतलब अच्छे कंटेंट होते हैं, अच्छे से समझा पाते हैं, तो आप एक मौका दीजिए और हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कीजिए। बहुत अच्छी क्लास दोस्तों चल रही है। मैं कह रहा हूँ एक बार आप हिस्ट्री का डेमो देखिए, ठीक है। कंप्लीट हिस्ट्री का एक मैंने बैच लॉन्च किया, अब उसका डेमो देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्लास में कितनी क्वालिटी और कितना दम है, ठीक है। शुरुआत करते हैं सवाल को। पहला सवाल दे रहा है कि वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। ध्यान दीजिएगा कितना हर्ट्ज दोस्तों, 20 हर्ट्ज, ठीक है। हर्ट्ज को दोस्तों यहाँ पर एच जेड से भी डिनोट किया जाता है। तो 20 हर्ट्ज से नीचे की जो आवृत्तियां होती हैं ऐसी ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, तो ऐसी ध्वनियों को हम कहते हैं अवश्रव्य तरंगे, ठीक है। अवश्रव्य तरंग मत बोलिए, इसे ध्वनि कहिए, ठीक है। क्या कहिए दोस्तों, अवश्रव्य ध्वनि इसे कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा सा सवाल है। और सवाल ये आता है कि जो अवश्रव्य तरंगे होती हैं ये कहाँ पर सुनने को मिलती हैं, तो खास करके दोस्तों इसके एग्जाम्पल में आप ब्लू व्हेल का नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। ब्लू व्हेल, ठीक है। ब्लू व्हेल जो है दोस्तों, ब्लू व्हेल जो मछली है दोस्तों, ये अवश्रव्य तरंगे दोस्तों निकालती है और लंबी दूरी तक दोस्तों इसकी तरंगे यात्रा करती हैं और एक दूसरे को संदेश भेजते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इनके माध्यम से यह ध्वनि है, एक तरंग का ही प्रकार है। वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं, ठीक है। कितना दोस्तों, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 यानी 20K हर्ट्ज तक दोस्तों होती हैं। ये मानव इसको सुन सकता है, इसलिए इसे हम श्रव्य तरंगे कहते हैं, ठीक है। श्रव्य तरंगे, ठीक है, या श्रव्य तरंगे, या फिर इसे आप श्रव्य ध्वनियाँ कहिए, ठीक है। श्रव्य ध्वनियाँ, ये वे ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है, जो मनुष्य सुन सकता है, जो मनुष्य सुन सकता है, ठीक है। मनुष्य सुन सकता है इन ध्वनियों को, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि बताइए श्रव्य तरंगे जो होती हैं, श्रव्य ध्वनियाँ जो होती हैं, उसकी आवृत्ति कितनी होती है, उल्टा पूछेगा तो बताएगा 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। इसी तरह से अवश्रव्य में क्या होता है दोस्तों, अवश्रव्य में 20 हर्ट्ज से नीचे होता है, इस 20 से नीचे। अब 20,000 से अगर ऊपर चला जाएगा तो पराश्रव्य हो जाता है। अगला सवाल दोस्तों यही आपसे पूछा जा रहा है कि वे तरंगे जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से क्या हो जाए दोस्तों, अधिक चली जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पराश्रव्य ध्वनियाँ। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम पराश्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये अच्छा सवाल हो जाएगा। पराश्रव्य ध्वनियों का प्रयोग दोस्तों कौन करता है, तो अक्सर करके बहुत सारे जानवर दोस्तों करते हैं। जैसे कुत्ते को भी दोस्तों ये ध्वनि, ये जो तरंगे या ध्वनि इसके बारे में पता चल जाता है। बिल्लियां होती उनको पता चल जाता है। खास करके जो चमगादड़ वगैरह होते हैं उनको तो दिन में दिखाई नहीं देता, ठीक है। चमगादड़, ठीक है, दिन क्या उनको रात में भी नहीं दिखाई देता, ठीक है। एक्चुअली में वे पराश्रव्य तरंगे निकालते हैं, ध्वनियाँ निकालते हैं और उसी से दोस्तों यात्रा करते हैं। जब वो ध्वनियाँ कहीं जाती हैं, टकरा कर वापस आती हैं तो समझ जाते हैं कि आगे का रास्ता बंद है। इस तरफ दोस्तों इसी ध्वनि के सहारे वे चलते फिरते हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, बड़ा अच्छा सा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्वनियों से रिलेटेड कुछ और सवाल देखते हैं। लिख रहा है कि जल हो गया, इस्पात हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इसमें ध्वनि की चाल का अवरोही क्रम होगा, ठीक है। अवरोही क्रम मतलब दोस्तों क्या होता है, ये आपको क्रम बताना है, बढ़ते हुए क्रम की तरफ जाना है। तो सबसे कम जल, इस्पात और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन दोस्तों एक गैस होता है और आप जानते हैं कि गैस में सबसे कम होता है, ठीक है। गैस में ध्वनि की चाल दोस्तों क्या होती है, सबसे कम होती है। इस वजह से गैस वाला आपको पहले लिखिएगा। गैस से ज्यादा दोस्तों कहां पर हो जाएगा, जल। जल का मतलब हो गया द्रव। द्रव में भी दोस्तों कम रहता है और सबसे ज्यादा दोस्तों ठोस जो इस्पात यहाँ पे दे रहा दोस्तों वो कहीं ना कहीं
ठोस का एग्जाम्पल है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। सबसे ज्यादा तीव्र दोस्तों ध्वनि कहाँ चलती है, तो इस्पात में। ठोस में सबसे ज्यादा होता है, द्रव में उससे कम, गैस में उससे कम। तो ये जो सैंबल लगा ये बता रहा है, ठीक है, कि नाइट्रोजन से ज्यादा जल और जल से ज्यादा इस्पात, ठीक है, इसीलिए सैंबल ऐसा लगा है। अगर आप उल्टा कर देते तो गड़बड़ हो जाएगा। उल्टा करेंगे तो इस्पात को यहां लिखना पड़ेगा, फिर नाइट्रोजन को यहां लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका सही होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा है कि ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन, दोस्तों सबसे तेज ध्वनि तरंगे कहां चलती हैं, तो याद रखिएगा सबसे तेज चलती हैं ठोस में। ठोस के बाद दोस्तों कहां चलती है, द्रव में। द्रव के बाद दोस्तों कहां चलती है, गैस में। तो देखिए मैंने इसका मुंह इस साइड कर दिया, ठीक है, यानी ठोस में सबसे ज्यादा, ठीक है। सर्वाधिक कहां चलती हैं, तो सर्वाधिक तीव्र दोस्तों कहां होती हैं, ठोस में, ठीक है। और न्यूनतम दोस्तों कहां पे होती हैं, सवाल मैंने पूछा भी था आपसे, न्यूनतम होता है गैस में, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अगला सवाल भी इसी तरह से पूछा जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा अलग दे दिया। कह रहा VA, VW, VS, ये 3 दे दिया। यहां पर A माने एयर को बता रहा है, फिर W वायु को बता रहा है, और यस दोस्तों इस्पात को बता रहा है। इसमें ध्वनि की गति होगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तो ध्वनि की गति दोस्तों इस्पात की होगी, और इस्पात किसे डिनोट कर रहा है, इस्पात डिनोट कर रहा है VS को, ठीक है। तो सबसे ज्यादा VS में होगा। उसके बाद दोस्तों जल में होगा, जल डिनोट कर रहा है दोस्तों VW को, तो यहां पे हो जाएगा। और अंतिम में दोस्तों क्या होगा, वायु होगा, ठीक है, अंतिम में वायु होगा, और वायु को हम लिखेंगे ऐसे, ठीक है। इसी चीज को हम उल्टा भी लिख सकते थे। कैसे, इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते थे, वायु, वायु से ज्यादा दोस्तों जल, वायु से ज्यादा जल, और जल से ज्यादा क्या हो जाएगा, इस्पात, ठीक है, जल से ज्यादा इस्पात, ठीक है। और फिर से लिख सकते कि इस्पात में VS था, जल में वाटर था तो VW हो गया, ठीक है, वाटर था तो VW हो गया, और यहाँ एयर था तो VA हो गया, ठीक है। यस पर स्टील हो जाता है A, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। तो एक ही बात है, दोनों यहाँ सैंबल जिस हिसाब से है, ग्रेटर देन लेस देन, उस हिसाब से आपको चीजें लिखनी पड़ेंगी। तो ग्रेटर देन और लेस देन को लेकर के अगर आपके मन में कोई भ्रांति है तो उसको थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिए, ठीक है। करा ध्वनि की गति ये किस पर निर्भर करती है, ठीक है। जो ध्वनि की गति होती दोस्तों, ठीक है, ये किस पर निर्भर करती है, तो याद रखिएगा आपने तो पढ़ा है कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। बिना माध्यम के ध्वनि का संचरण हो ही नहीं सकता। यही कारण है कि चंद्रमा पर ध्वनि का संचरण नहीं होता। क्यों, वहां पे कोई माध्यम है ही नहीं, ठीक है। तो यहां हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है, तो याद रखिएगा ध्वनि की गति, ठीक है, गति माध्यम के घनत्व, माध्यम के दो चीजों, माध्यम के घनत्व एवं प्रत्यास्थता, ठीक है, घनत्व एवं प्रत्यास्थता, इन दोनों पर दोस्तों निर्भर करती है, ठीक है। ध्वनि की गति दोस्तों किस पर निर्भर करती है, तो प्रत्यास्थता और घनत्व दोनों पर निर्भर करती है। और एक चीज और याद रखेगा, यदि ये दोनों अधिक होंगे तो ध्वनि की गति भी अधिक होगी, ठीक है, याद रखेंगे। यदि घनत्व और प्रत्यास्थता, ठीक है, ये दोनों अगर यदि अधिक होगा तो याद रखेंगे ध्वनि की गति भी, ठीक है, ध्वनि की गति भी क्या होगी दोस्तों, तीव्र होगी। ये दोनों सिमिलर होते हैं, तो इस तरह से दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, इस तरह से याद रखेगा। तो ये जरूरी आपके लिए, कभी कभी हो सकता है इसके बारे में संबंध पूछ ले, तो ये जानना जरूरी है। ध्वनि तरंगों का गमन नहीं हो सकता। कहां पर ये ध्वनि तरंगे नहीं चलती दोस्तों, तो ध्वनि तरंगों का गमन निर्वात में नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोस्तों ध्वनि तरंगों के गमन के लिए, ठीक है, लिखेगा ध्वनि तरंगों के गमन हेतु, ठीक है, माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है, माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। बिना माध्यम के इनका गमन नहीं हो सकता। इसी कारण निर्वात में दोस्तों इनका गमन नहीं होता। तभी सवाल आता है कि चंद्रमा पे विस्फोट होगा तो पृथ्वी पे सुनाई देगा क्या, नहीं। चंद्रमा ही छोड़िए, आप चाहे मंगल पे विस्फोट कर लीजिए या सूर्य पर विस्फोट कर लीजिए, या हम कह रहे हैं ब्रह्मांड में कहीं भी विस्फोट हो जाए इस पृथ्वी पर छोड़ करके, तो सुनाई देने वाला नहीं है, क्योंकि निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं होता। बस आसान भाषा में यही आप याद रखिए, ये जरूरी है आपके लिए। और आगे आइए, कह रहा जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो जो ध्वनि की आवृत्ति होती है यह अपरिवर्तित रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है।
ध्वनि की आवृत्ति जो होती है, ठीक है, आ से आवृत्ति, और आवृत्ति क्या रहती है दोस्तों, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, ये आप याद रखेंगे। यही उल्टा सवाल भी कर सकता था कि बताइए ध्वनि की तरंगे अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो क्या चेंज हो जाएगा, क्या परिवर्तित हो जाएगा। तो याद रखेगा ध्वनि की जो परिवर्तित होगा, अगर यही परिवर्तित पूछ देता तो क्या बता देते, ध्वनि की चाल, ठीक है, ध्वनि की चाल, ठीक है, ध्वनि की चाल कैसे, मान लीजिए ठोस है, ठोस में ध्वनि की चाल अलग होती है, अब जल में जाएगा तो परिवर्तन होगा ना, कम हो जाएगा ना, तो चाल हमेशा परिवर्तित होगी, और जो तरंग दैर्ध्य होता है ध्वनि का वो भी परिवर्तित हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चाल और तरंग दैर्ध्य, ठीक है, चाल और तरंग दैर्ध्य जो ध्वनि का है ये दोनों दोस्तों बदल जाएगा, लेकिन क्या नहीं बदलेगा, तो आवृत्ति दोस्तों नहीं बदलती है, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। तो दोनों बातें आप याद रखेगा। मैं देखिए केवल वो नहीं पढ़ाता जो सवाल पूछा जा रहा है, मैं वो चीज भी आपको बताता हूं कि आपके दिमाग में क्या चल सकता है। यदि मैं यहाँ आवृत्ति बता के चला जाता तो हर बच्चा तो नहीं, लेकिन कम से कम 50% बच्चों के दिमाग में सवाल आ ही जाता कि क्या बदलेगा और क्या नहीं बदलेगा। इसीलिए जब मुझे समझ में आ जाता है कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बन रहा है तो मैं पहले ही उसका समाधान दे देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और आगे चलिए, करा सिनेमा हॉल की दीवारें या छत नरम पर्दों से बनाए जाते क्यों, क्योंकि दोस्तों जो साउंड है वो इको ना करे, ठीक है, लड़ करके परावर्तित होकर के दोबारा ना आ जाए, इसी वजह से, ठीक है। तो जब ये नरम नरम चीजों का यूज किया, जैसे आप कभी सिनेमा हॉल देखने जाइए तो दीवार नहीं रहता साइड में, ठीक है, वहां सोखते जैसा कालीन जैसा कुछ लगा होता है जो ध्वनि को अवशोषित कर लेता है, क्योंकि अगर अवशोषित नहीं करेगा तो पूरे सिनेमा हॉल में आवाज गूंजने लगेगी, ठीक है। जैसे आप खाली कमरे में ताली बजाइए तो दोस्तों ताली की गूंज दोस्तों आपको सुनाई पड़ती है, उसी तरह से उतना बड़ा सिनेमा हॉल है तो वहां भी तो गूंज सुनाई पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया जाता है दोस्तों, क्यों बनाया जाता है, याद रखेंगे, एक लाइन की बात है, ध्वनि के अवशोषण हेतु, ठीक है, ध्वनि के अवशोषण हेतु दोस्तों ये जो छत होती है, जो दीवारी होती है, वो नरम पदार्थों से बनाए जाते हैं ताकि इको ना हो, ठीक है, वहां पर ध्वनि जो है गूंज ना पाए, ठीक है। तो याद रखिएगा इसी वजह से गूंजता नहीं सिनेमा हॉल में। आगे बढ़िए, करा प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि का मतलब ही इको होता है। करा इको सुनने हेतु परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य लगभग कितनी दूरी होनी चाहिए, तो याद रखेगा अगर एग्जैक्ट की बात करेंगे तो 16.5 मीटर कहिएगा, या फिर इसी को हम लगभग में लिखते हैं तो हम कह देते हैं 17 मीटर, ठीक है। तो मैं इसलिए दोनों दे रहा हूं कि क्या पता परीक्षा में 16.5 दे रहा है कि 17 दे रहा है कि केवल 16 दे रहा है, 16.2 दे रहा है, आंकड़ा जो होगा वो 16-17 के आसपास का होगा, इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये मैं इको की बात कर रहा हूं, अगर इको सुनना चाहते हैं तो कम से कम इतना जो है डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, दूरी होनी, डिफरेंस नहीं, इतनी दूरी होनी चाहिए। ध्वनि का वायु में दोस्तों वेग कितना रहता है, यहां पे भी देखिए 2 सवाल बनता है परीक्षा में, ठीक है। कभी पूछता है ध्वनि का वायु में वेग, ठीक है, वायु में वेग, और कभी कभी पूछता है सामान्य ताप पर कमरे में, ठीक है, कमरे में वेग, ठीक है, ध्वनि का वेग कमरे में, वो भी नॉर्मल टेम्परेचर कितना दोस्तों, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस पर एक जो आंकड़ा है यहाँ पे, ठीक है। ये 2 सवाल दोस्तों आपसे पूछता है, तो वायु पूछेगा तो बताएगा कि 332 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, क्या बताएंगे, 332 मीटर प्रति सेकंड जो होता है दोस्तों, ठीक है, ये ध्वनि का वेग होता है कहां पर दोस्तों, वायु में। लेकिन सामान्य कमरे के तापमान पर बात करेंगे तो 344 मीटर हो जाता है, ये आप याद रखें, क्योंकि आप कमरे के भीतर आ चुके हैं, तो 344 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। 2 आंकड़े यहां पर हैं तो दोनों आपके लिए जरूरी है। मैं क्यों बता रहा हूं, फिलहाल तो इस सवाल का सही उत्तर वायु वाला पूछा है तो वायु वाला हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहां पर मामला है कि ये 2 तरीके से सवाल पूछ देता है, ठीक है। तो आज वायु का पूछा है, कल सामान्य ताप का भी पूछ सकता है, तो उस हिसाब से दोनों बातें आप जो है याद रखेंगे, ये जरूरी है आपके लिए, ठीक है। और आगे देखिए, अगला दे रहा है कि चंद्रमा की सतह पर 2 व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को सुनाई नहीं देगा। भाई बोलने में क्या दिक्कत है, जितना चाहे उतना बोलिए, सुनाई नहीं देगा, क्यों, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है, ठीक है, का अभाव है, अतः माध्यम नहीं है,
अतः माध्यम नहीं है। और बिना माध्यम के क्या ध्वनि का संचरण हो सकता है? उत्तर है नहीं। ठीक है, तो ये है, आप बातचीत कर सकते हैं, बस सुनाई नहीं देगा, मामला ये है। करा पराश्रव्य तरंगों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पराश्रव्य तरंगों के संदर्भ में मैंने पहला ही बताया था, पराश्रव्य यानी जो 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, 20K लिख लीजिए, 20K हर्ट्ज से अधिक हो उसी को हम पराश्रव्य कहते हैं। अगर 20 से लेके 20,000 है तब तो श्रव्य हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से नीचे है तो अब तो वो अश्रव्य हो जाएगा। तो यहां हम पराश्रव्य के बारे में बात करें तो पहला लाइन आप यही याद रखिएगा। ठीक है, अब इसका यूज कहां कहां होता है दोस्तों? याद रखिएगा, कीड़ों को नष्ट करने के लिए। ठीक है, कीड़ों को नष्ट करने हेतु दोस्तों इस पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर कपड़ों से धूल हटाने के लिए भी दोस्तों पराश्रव्य तरंगों का यूज किया जाता है। कपड़ों से धूल हटाने के लिए ऑप्शन देता है सब परीक्षा में, कपड़ों से धूल हटाने के लिए, ठीक है, धूल हटाने के लिए भी दोस्तों इस पराश्रव्य का यूज किया जाता है टेक्निक का। या कई बार कई सारे ऐसे रोग होते हैं जिसमें बीमारियों से उपचार के लिए भी पराश्रव्य तरंगों का यूज किया जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा रोगियों के उपचार हेतु, ठीक है, रोगियों के उपचार में भी पराश्रव्य तरंगों का यूज किया जाता है। और एक अंतिम लिख लीजिएगा, कभी कभी स्वचालित दरवाजे को बंद करने के लिए भी दोस्तों इस पराश्रव्य का यूज करते हैं। ठीक है, स्वचालित दरवाजों को बंद करने हेतु, ठीक है, स्वचालित दरवाजों को खोलने बंद करने हेतु, ठीक है, खोलने बंद करने हेतु, ठीक है, भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल दे सकता है परीक्षा में जिसके बारे में पूछ सकता है। कह सोनोग्राफी टेक्निक जो होती है दोस्तों, सोनोग्राफी लोग पेट का कराने, जब पेट में बच्चा होता है तो सोनोग्राफी होती है कि पेट के अंदर की चीज़ों के बारे में पता लगाया सके। तो उस समय दोस्तों कौन से तरंग का यूज होता है? तो उस समय इसी पराश्रव्य दोस्तों ध्वनि का यूज किया जाता है। पराश्रव्य जो तरंगें होती हैं या पराश्रव्य जो ध्वनि होती है, ठीक है, इसका ही प्रयोग किया जाता है सोनोग्राफी टेक्निक में भी। तो इसे भी दोस्तों आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा सोनार का नाम सुना? सोनार में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे पराश्रव्य का यूज और कहाँ किया जाता है? सोनार। ठीक है, सोनार में क्या होता है दोस्तों? समुद्र के भीतर खोई हुई चीजों का पता लगाने के लिए सोनार का यूज किया जाता है। ठीक है, समुद्र के भीतर खोई हुई वस्तु का पता लगाना। ठीक है, ये कैसे हो पाता है दोस्तों? ये सोनार टेक्निक, और वहां भी पराश्रव्य का यूज किया जाता है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, एंड रेंजिंग। ठीक है, ये दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। राडार अलग हो जाएगा दोस्तों, रेडियो वेव्स हो जाएगा उससे। ठीक है, राडार की बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, राडार उसमें सूक्ष्म तरंगे हो जाती हैं, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? सोनार के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसको आप याद रखेंगे। वहाँ तो विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा और यहाँ ये अलग हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो हम लोग फिजिक्स विषय को पढ़ रहे हैं ना, ये आज हमारा कोई पहला क्लास नहीं है। मैं आपको बता दूं, अब तक मैं 6 विषय आपको विधिवत पढ़ा चुका हूं, जिसमें एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, तीनों, इंडियन पॉलिटी यानी संविधान, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, 6 विषय दोस्तों हम लोग एकदम विधिवत पढ़ चुके हैं। जो हमारा 7वां विषय है वो विषय दोस्तों हमारा क्या है? फिजिक्स है। ठीक है, इस 7वें विषय की पढ़ाई हम शुरू किए थे 456 नंबर से, और पढ़ते पढ़ते दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं 481 नंबर पे। जोड़ घटा लीजिएगा, कुल 26 क्लास दोस्तों। अरे 56 से 66, 66 से 76, ठीक है, हो गया 20 क्लास। अब 20 क्लास के बाद आप और आगे आ जाइए तो हो जाएगा आपका 26 क्लास। ठीक है, तो कुल 26 क्लास अब तक मैं आपको फिजिक्स में दे चुका हूं। धीरे धीरे करके फिजिक्स भी समाप्त हो जाएगा तो केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे। आप मेरे साथ रहेंगे तो फायदा आपको मिलेगा कि हर एक टॉपिक पर, हर एक विषय की हर एक टॉपिक पर हम इसी तरह चर्चा करते हैं। आपका कोई नुकसान नहीं है। ये क्लास आपको हमेशा फायदा ही देगी। सबसे अच्छी बात कि मैं यहाँ उल जुलूल की बातें नहीं करता, कोई टाइम पास नहीं, कम से कम समय में विधिवत लिख करके आपको क्लास पढ़ाता हूँ। कोई दूसरा इंसान होता तो इसी क्लास को 1 घंटे में पढ़ाता, 1 घंटे में पढ़ाता तो बच्चा 1 घंटा तक जुड़ा रहता। हाँ, तो ज्यादा जो है टाइम वॉच टाइम उसका बढ़ता है यूट्यूब का। ठीक है, लेकिन अपने
से नहीं हो पाता। सोचता हूं कि नहीं, कितना कम भाई, हम जितना कम समय में आपको सिखाएंगे आप उसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे और एग्जाम में भी आप जो है अपने समय बचा पाएंगे। तो जरूरी है ये, ठीक है। जितना टाइम पास करना सिखाएंगे एग्जाम में भी वही आपकी स्पीड रहेगी, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इन सब बातों का। अगला दे रहा है, चमगादड़ रात्रि में उड़ते समय किस ध्वनि तरंग का इस्तेमाल करते हैं। चमगादड़ जो होते हैं कौन सी ध्वनि तरंग का इस्तेमाल करते हैं, तो जो मैंने पीछे बताया था कि जानवर में कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सब आ जाता है, तो याद रखेगा पराश्रव्य तरंगे, ठीक है। पराश्रव्य तरंगों या फिर ध्वनि का यूज कौन करता है दोस्तों, ये चमगादड़ करता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। और पराश्रव्य ध्वनियां जो होती हैं दोस्तों, ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनियां होती हैं, ठीक है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनियां होती हैं वही पराश्रव्य तरंगे कही जाती हैं। तो वही सवाल फिर से आपके सामने दे दिया गया। करा हृदय किस आवृत्ति पर दोस्तों कंपन करता है, जो हमारा हृदय है, क्या हृदय धक, अच्छा हृदय की ध्वनि दोस्तों कैसी होती है, परीक्षा में आता है तो क्या बताएंगे, हृदय की ध्वनि होती है लब डब, ठीक है। क्या होती है, हम लोग बोलते हैं भले ना, कई बार जब बच्चे को नहीं पता होता है तो वो सोचता है कि लगता है धक धक होगा, ठीक है। धक धक दोस्तों गलत है, लबडब दोस्तों सही है। परीक्षा में कभी पूछे कि हमारा हृदय जो धड़कता है इसकी ध्वनि कैसी होती, तो लबडब ध्वनि होती, लबडब लबडब लबडब, धक धक मत करिएगा। हम क्या बोलते हैं पिक्चर और गानों में क्या है, ठीक है, वो छोड़िए, जो सही है वो पढ़िए, जो जरूरी है वो जानिए। अब आइए बात करते हैं किस आवृत्ति पर, तो इसे आप सुन नहीं सकते, यह 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि होती है, इसलिए आप इसे अवश्रव्य के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। यह 20 हर्ट्ज से क्या होती, कम की ध्वनि होती है, 10 हर्ट्ज के आसपास की होती है, इसीलिए वो हमें कानों से सुनाई नहीं देती, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला सवाल, करा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, ठीक है। जो ध्वनि की तीव्रता है इसको हम किस में मापते हैं, शॉर्टकट में बताए तो डेसिबल याद रखेंगे, ठीक है। अगर हम शॉर्टकट में बात करें तो याद रखेगा ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है, डेसिबल है, और डेसिबल को डीबी से रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है, डेसिबल है। करा साधारण बातचीत के दौरान कितनी ध्वनि दोस्तों उत्पन्न होती है। अब ये तो डिपेंड करता है कि बातचीत आदमी कैसे कर रहा है, ठीक है। फुसफुसा के कर रहा है तो 35 डीबी तक होगा, 35 डेसिबल तक, और थोड़ा तेज बातचीत कर रहा है तो 60 डेसिबल तक जा सकता है, ठीक है। तो 35 से लेकर के जो 60 डेसिबल है, ठीक है, इसमें आ जाता है दोस्तों फुसफुसाहट से लेकर के, ठीक है, फुसफुसाहट, ठीक है, फुसफुसाहट से लेकर के, ठीक है, बातचीत तक का दोस्तों मामला आ जाता है। यह 35 से लेकर दोस्तों करीब 60 डेसिबल तक ही होता है, ठीक है। जैसे कोई छिप कर दोस्तों अपनी गर्लफ्रेंड से बात करे, कैसी हो, ठीक ठाक हो, रात में फोन करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये फुसफुसा के आप बात करें धीरे धीरे, ठीक है। तो इसमें फिर भी आप जो है 35 डेसिबल जो है ये तीव्रता होती है, इसको याद रखेंगे। करा गाड़ियां हो गई, साउंड हो गए, मोटर हो गए, जेट विमान हो गए, इसकी तीव्रता दोस्तों कितनी होती है, तो क्रमशः लिख लीजिए, क्रमशः लिख लीजिए, क्रमशः। पहला क्या था दोस्तों, गाड़ियां, ठीक है। तो गाड़ियों में जो तीव्रता होती है ये 90 से लेकर 100 डेसिबल तक होते हैं, ठीक है। 90 से लेकर 100 डेसिबल तक ऐसे लिखिए, ठीक है। 90 से लेकर के 100 डीबी तक, ठीक है, 100 डीबी तक दोस्तों ये होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो साउंड है यह 110 डीबी तक होता है, 100 से 110। जो मोटर है, ठीक है, जो मोटर है यह भी 110 से 120 डीबी तक होता है, ठीक है। और जो जेट विमान वगैरह हैं, ठीक है, जो क्या है दोस्तों, जेट विमान जो हवा में उड़ता है, ठीक है, जो जेट विमान है 150 डीबी तक इसका होता है, ठीक है, 150 प्लस, ठीक है, 150, इसी के आसपास का आंकड़ा होगा। अब देखिए कोई बच्चा झगड़ा कर ले, नहीं सर हमने तो किताब में पढ़ा है कि मोटर 110 ही होता है। क्यों, मोटर तेज कम नहीं आवाज कर सकता है भाई, कैसे फिक्स कर दोगे, मोटर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो एक आंकड़ा आपको याद रखना है भाई। कोई आदमी नॉर्मल बातचीत में 40 डीबी भी हो सकता है, कोई तेज बातचीत कर 50 भी हो, 60 भी हो सकता है, ठीक है। एक रेंज आपको देखना है। अब ऐसा नहीं कि बातचीत में कोई कहे कि हम 100 डीबी में बात करते हैं, नहीं, तो गलत हो जाएगा ना। या कोई कहे मोटर चलता है और वो 150 डीबी में, गलत हो जाएगा ना, ठीक है। तो बात को समझिए कि क्या है, एक जो रेंज है वो आपको समझना है, ठीक है, ये जरूरी है आपके लिए। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। करा WHO के अनुसार नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि का क्या, WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, वो क्या कहता है
कितना डेसिबल तक की बात करता है? तो दोस्तों 65 डेसिबल तक का बात करता है, ठीक है। जो WHO है यह किसकी बात करता है? यह 65 डेसिबल जो दोस्तों इसको सुरक्षित मानता है, ठीक है। 65 डेसिबल तक सुरक्षित मानता है, ठीक है। और अगर ये बढ़ करके गलती से 75 अगर डेसिबल चला जाए, ठीक है, तो ये खतरनाक मान लेता है। ये 75 डेसिबल को क्या मान लेता है? खतरनाक यानी डेंजर मान लेता है। आप किसी शहर में रह रहे हैं जहां बहुत ज्यादा शोरगुल है, फिर आपके लिए बहुत खतरनाक है, ठीक है। शांति में आप रहना पसंद करिए। वैसे लोग भी शांति में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। कह रहा मानव के लिए शोरगुल की जो सह सीमा है, कितना सह सीमा है, कितने डेसिबल तक मनुष्य अपने कान से शोरगुल सह सकता है, ये बताइए, ठीक है। सह सकता कितना? 85 डेसिबल, ठीक है। सह सीमा दोस्तों जो है वो क्या है? वो 85 डेसिबल है। 85 डेसिबल तक तो सह लेता है, ठीक है। तभी तो मोटर वोटर चलता है, थोड़ा सह लेता है। लेकिन अगर 85 से भाग करके 90 हो गया तो 90 दोस्तों, 90 जो डेसिबल होता है मैक्सिमम माना जाता है, ठीक है। 90 डेसिबल जो है ये अधिकतम माना गया है, ठीक है। अब इसके ऊपर चला जाएगा, फट जाएगा उसका कान वगैरह, खून आने लगेगा, पर्दे फट सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल सुनिए, कह रहा ध्वनि का वेग वायु की अपेक्षा इस्पात में क्या होगा? अरे भाई आपने पढ़ा है कि ध्वनि का वेग ठोस में सबसे ज्यादा होता है, द्रव में उससे कम होता है और गैस में उससे कम होता है। यदि दोस्तों ध्वनि का वेग वायु की अपेक्षा इस्पात में जा रहा है, गैस को छोड़ करके ठोस में जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, ठोस में क्या होगा दोस्तों? अधिक होगा। यही कहता कि ठोस से गैस में जा रहा है तो कम हो जाता। जो मैंने आपको पीछे सिखाया ये उसी तरह के पैटर्न का तो सवाल है, बस तरीका अलग हो गया एग्जामिनर का पूछने का, ठीक है। तो आप भी अलर्ट रहिए कि एग्जामिनर देखते हैं कैसे पूछता है। ठोस से गैसीय अवस्था में जाने पर ध्वनि के वेग पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए ठोस में तो सबसे ज्यादा उसका वेग होता है, अब गैसीय अवस्था में आएंगे तो घट ना जाएगा जी, बताइए। अभी पीछे आप पढ़े हैं, अगर वो ठोस से गैस में आएगा तो सिंपल सी बात है कम हो जाएगा, अगर गैस से ठोस की तरफ जाएगा तो अधिक हो जाएगा। ये आपने समझ लिया ना। आप अगर बेस समझ गए, बेसिक पॉइंट समझ में आ गया तो फिर आप फंसने वाले नहीं हैं, आराम से आप हल कर लेंगे। कह रहा ध्वनि की गति कांच की अपेक्षा एल्यूमिनियम, अब देखिए कांच है, कांच की अपेक्षा एल्यूमिनियम दोस्तों, एल्यूमिनियम में क्या होगा? कांच की अपेक्षा एल्यूमिनियम में अधिक होगी, ठीक है। ध्वनि की चाल भाई इस्पात हो गया, एल्यूमिनियम वहां तो ज्यादा होगा ना, कांच में कम होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि सितार व बांसुरी में उत्पन्न जो ध्वनि भेद है इसका कारण क्या है? भाई सितार में याद रखेगा तार से उत्पन्न ध्वनि, ठीक है, तार से उत्पन्न ध्वनि, ठीक है। और बांसुरी में दोस्तों याद रखेंगे वायु से उत्पन्न ध्वनि। दोनों अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र हैं, उत्पन्न ध्वनि, ठीक है। दोनों अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र हैं, ठीक है, और दोनों में अलग अलग तरह की चीजें बजाई जाती है। एक में तार को छेड़ने से ध्वनि पैदा होता है तो दूसरे में वायु से ध्वनि उत्पन्न होता है। लेकिन करा भेद का क्या कारण है दोस्तों? तो याद रखेगा इसे हम कहते हैं, अब देखिए यहां 3 चीजें हैं। या तो दोस्तों परीक्षा में दे सकता है ध्वनि की गुणवत्ता, क्या दे सकता है? ध्वनि की गुणवत्ता, या परीक्षा में इससे भी ज्यादा एक बेस्ट ऑप्शन है प्रबलता। क्या दे सकता है? प्रबलता को ही हम क्या कहते हैं? लाउडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता या लाउडनेस का नाम देते हैं। यानी लाउडनेस होता, प्रबलता होता क्या है? जिसकी वजह से कोई ध्वनि हमें तीव्र और धीमी सुनाई देती है। जैसे मैंने कहा, ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो आवाज बढ़ रहा है और घट रहा है, यही क्या है? प्रबलता है। कोई पूछे आपसे कि प्रबलता क्या है तो क्या बताएंगे? ठीक है, ध्वनि का तेज एवं धीमा सुनाई देना, ठीक है, सुनाई देना। यह किससे संभव हो पाए दोस्तों? ये प्रबलता ही तो है, ठीक है। अब समझ में आ गया आपको बात? इतना आसान भाषा में सर समझाएंगे तो सब समझ में आएगा, ठीक है। पढ़ते चलिए ध्यान से, आनंद खूब आएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? अभी तो सर पीछे आपने बताया था कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है, ठीक है। कभी कभी परीक्षा में डेसिबल नहीं देता है, वो आपसे कुछ और सुनना चाहता है, वाट प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है,
वाट प्रति मीटर स्क्वायर आपसे ये सुनना चाहता है, तो ये भी आप बताएगा वाट प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जब कभी आपसे जैसा सुनना चाहे वैसा चीज दोस्तों आप बताइएगा। मुझे नहीं पता कि हर बार डेसिबल ही परीक्षा में आएगा, आपको ऐसे भी परीक्षा में पूछ लेगा। ठीक है, और एक और आता है बेल, वो डेसिबल का 10वां भाग होता है, उसे बेल कहा जाता है। ठीक है, देखिए दे भी रहा है कि बेल का 10वां भाग, सॉरी डेसिबल का 10वां भाग नहीं, डेसिबल 10वां भाग होता है किसका? बेल का। ठीक है, बेल का 10वां भाग क्या कहलाता है दोस्तों? तो बेल का 10वां भाग ही डेसिबल कहलाता है, जिसे आप डीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ध्वनि का प्रॉपर मात्रक माना जाता है। ध्वनि का तारत्व जो है दोस्तों, यह किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व, ये बहुत अच्छा है, इसी से आवाज मोटा पतला होता है और आपको सुनाई देता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है दोस्तों आवृत्ति पर। ध्वनि का तारत्व दोस्तों किस पे डिपेंड करता है? ध्वनि का तारत्व डिपेंड करता है, निर्भर करता है आवृत्ति पर। अब ध्यान से सुनिएगा, एक लाइन की बात बताने वाला हूं। यदि उच्च आवृत्ति की ध्वनि होगी, ठीक है, उच्च आवृत्ति, यदि आवृत्ति उच्च होगा दोस्तों, उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। ध्वनि का तारत्व भी अधिक होता है। ठीक है, दोनों सेम है, ये ज्यादा होगा तो भी ज्यादा होगा। अब जब तारत्व ज्यादा होगा तो पता क्या होगा? आवाज पतली होगी या तीखी आवाज होगी। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? आवाज मत लिखिए, ध्वनि लिखिए। इसकी वजह से क्या होगा? ध्वनि पतली होगी या तीखी ध्वनि होगी। इसी के अपोजिट आपको दूसरा केस बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। इसी का अपोजिट दूसरा केस बनता है कि यदि निम्न आवृत्ति होगी तो, ठीक है, निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि का तारत्व भी कम होता है। ध्वनि का तारत्व भी कम होता है। ठीक है, और जब तारत्व कम होगा तो पता क्या होगा? ठीक है, जब तारत्व कम होगा तो ध्वनि क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा या भारी हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इतना बात ये आवृत्ति और तारत्व में आप ये कंपैरिजन करके दोस्तों याद रखेगा। यहां से उल्टा सीधा करके एग्जामिनर क्या क्या उसके दिमाग में आ जाए, कैसा सवाल बना करके हम बच्चे को फंसा दें, ये उसके दिमाग में रहता है। तो पहले से आप समझ जाइए। ठीक है, इससे ज्यादा बात नहीं है। आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों अनुरणन। ठीक है, अनुरणन जिसे रिवर्बरेशन बोलते हैं, इसका क्या अर्थ होता है? अनुरणन का मतलब क्या होता है? अनुरणन का मतलब सीधा सीधा होता है गूंज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अनुरणन का मतलब, अच्छा कुछ बच्चा सोचेगा सर इको कर दें क्या? नहीं, ये अलग हो जाएगा, गूंज हो जाएगा। यानी ध्वनि स्रोत बंद होने के बावजूद भी जब आवाज सुनाई दे उसे कहते हैं अनुरणन। ठीक है, याद रखेगा, ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद भी ध्वनि सुनाई देना। ठीक है, ध्वनि सुनाई देना, यही क्या है? अनुरणन कहलाता है। ठीक है, जैसे बंद कमरे में आप ताली बजा दीजिए और बंद कीजिए ताली बंद करने के बाद तक ये आवाज आती रहती है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? अनुरणन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, बंद कमरे में, बंद एवं खाली कमरे में, ऐसे लिखिए, बंद एवं खाली कमरे में ताली की गूंज। ठीक है, ताली की गूंज, ये अनुरणन का एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, घबराइए ना, अभी तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं चैप्टर। ऐसा नहीं कि ये ध्वनि टॉपिक हमारा ही समाप्त हो गया, आगे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन 30 सवाल हमारे जो आज के वो समाप्त हो गए। सर आपकी क्लास में तो समय का पता ही नहीं चलता, कब 30 सवाल शुरू होता है, कब 30 सवाल समाप्त हो जाता है। अच्छी बात है ना, आप आइए, पीछे की क्लास दोस्तों जरूर देखिए, बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी। फिजिक्स ही नहीं, जो बाकी के 6 विषय मैंने पढ़ाया उसे भी जाके देखिए। डरिए नहीं कि 480 हो गया है, 400, अरे चाहे वो 480 हो जाए और चाहे 1480 हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? आप अपने रफ्तार में देखते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, जैसे खाना खाते समय रोटी नहीं गिनते हैं, जितना भूख हो उतना खाइए। 1 रोटी की भूख है 1 रोटी खाइए, 10 रोटी की भूख है 10 रोटी खाइए, गिन के नहीं खाना चाहिए। उसी तरह पढ़ते समय गिन के नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ने की इच्छा आप 1 घंटा पढ़िए, आधा घंटा पढ़िए, 15 मिनट समय है तो वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, 15 मिनट में कवर हो जाएगा वीडियो, लेकिन पढ़िए। और आपके पास ज्यादा समय, 4 घंटे का समय, तो 4 घंटे पढ़िए, नुकसान नहीं न करेगा।
कोई खराब चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, आप पेपर उठा के देख लो। अगर ध्वनि चैप्टर से कभी सवाल बना है तो सवाल इसी के इर्द गिर्द घूमता नजर आएगा। तो पढ़ो, मैं केवल यही कह रहा हूँ, ठीक है। और बहुत सारे बैच हमने और भी स्टार्ट किए, आप एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ और तैयारी कीजिए, ये आपसे निवेदन है। और किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए आपको तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पीडीएफ के लिए बहुत सारे बच्चे परेशान थे, तो पीडीएफ दोस्तों आपको अवेलेबल मिल जाएगा। एक प्लेटफॉर्म है वैदिकी.com, ठीक है। आप यहाँ चले जाइए, आपको सारा पीडीएफ जो है इस क्लास का भी और जो पुरानी क्लास है उसका भी पीडीएफ मिल जाएगा। प्रिंटेबल फॉर्मेट में भी दोस्तों मिल जाएगा, तो आप ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए, सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।